हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 20 सोशल साइंस की बुक से, क्लास 10। चैप्टर इज सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। अब ये जो चैप्टर है इसके 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और हमने कम्युनलिज्म, कास्टिज़म और इवन माइनॉरिटीज़, द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रोविजंस, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और हमने जो लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था वो था रिबिलियन एंड टेररिज्म। तो रिबिलियन और टेररिज्म में जैसे कि डिफरेंस मैंने आपको समझाया था कि रिबिलियन जो है वो देश के अंदर ही जो लोकल लोग हैं उनकी मदद से वो चलाया जाता है, यानी कि एक विद्रोह कह सकते हैं उसको हम, जो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ होता है। इसमें लोकल लोग जुड़े होते हैं और ये जो है ये स्टेट की डेवलपमेंट के अंदर के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा रोड़ा रहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम चलें टेररिज्म की तरफ, तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जहाँ पर पूरा विश्व जो है इसको फेस करता है। इससे किसी एक स्टेट को नुकसान नहीं होता, पूरे विश्व को, विश्व के बड़े बड़े देशों को नुकसान होता है। इसके अंदर लोकल सपोर्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है नक्सलिस्ट मूवमेंट। सो नक्सलिस्ट मूवमेंट क्या है? अब इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ से तुंग, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal. अब चाइनीज़ रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर, जो कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन किसके अंडर में थी? माओ सेतुंग के अंडर में थी। एक मिनट बच्चों। तो 1967 में वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार एक नक्सलाइट मूवमेंट शुरू किया गया था। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई थी? ये माओ से तुंग जो थे उनसे इंस्पिरेशन ली गई थी, जो कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन के लीडर थे। दिस फर्स्ट आइडियोलॉजी इज कॉल्ड नक्सलिज्म बिकॉज इट ओरिजिनेटेड इन अ विलेज नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। इसको नक्सलिज्म नाम क्यों दिया गया? इसको नक्सलिज्म नाम देने के पीछे कारण है क्योंकि ये जिस विलेज से शुरू हुआ था उसका नाम था नक्सलबारी विलेज, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। विद इट्स बिगनिंग इन वेस्ट बंगाल इट हैज स्प्रेड नाउ इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। अब जब ये शुरू हुआ था तब तो ये बंगाल से ही शुरू हुआ था सिर्फ, लेकिन आज ये भारत की बहुत सारी स्टेट्स में फैल गई है। ये इंसर्जेंसी है जिसको हम रिबिलियन भी कह सकते हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, एमपी, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर ये जो आज भी हमें ये समस्या सामने हमारे आती है। देयर आर 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसकी 2 एक ऑर्गेनाइजेशंस भी मेजर बनी हुई है, जिसका नाम है पीपल्स वॉर ग्रुप। देखिए इनको नाम भी ऐसे दिए जाते हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप, यानी कि लोगों का लड़ने वाला ग्रुप। देन माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। तो इस प्रकार से माओइस्ट यानी कि माओवादी भी कहा जाता है। आपको पता है ना, हिंदी में आप कई बार न्यूज़ में सुनते हैं तो माओवादी ने ये अटैक किया, वो अटैक किया। तो इनका काम है देश के अंदर, यानी कि अपनी मांगे, ये लोग वैसे देखा जाए तो ये लोग जो है सरकार के खिलाफ होते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लोग लड़ते हैं। हम कह सकते हैं दीज आर सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फाइड पीपल। डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं ये। अगर इनको कुछ समझाया जाए मे बी, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बदलाव आ सकता है। और बहुत सारे नक्सलवादी आपने देखा होगा समय समय पर आत्मसमर्पण भी करते रहते, सरेंडर कर देते हैं, यानी कि ये बुराई का रास्ता छोड़ के सही रास्ता भी पकड़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हम देखते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक हिली एरिया है और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये जो समस्या है माओइस्ट की या नक्सलिज्म की समस्या जो है वो एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। पेरेनियल मतलब कंटिन्यूस, रेगुलर प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो पहाड़ी लोग रहते हैं या जंगलों में रहने वाले लोग हैं या फिर फॉरेस्टेड लैंडस्केप वगैरह है, ये सब चीज़ें मिलिटेंट ग्रुप्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। और कुछ जगहों पे तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। आप जानते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे कुछ कंट्रीज़ की बाउंड्रीज भी यहाँ पर टच होती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को, यानी कि जो नक्सलवादी होते हैं, इनको काफ़ी सुविधा मिलती है। अब हम यहाँ पर स्टेट्स के नाम देख रहे हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर काम कर रही हैं। आप ये थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ सकते हैं। नागालैंड जो है वहाँ पर NSCN, जिसको नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कहा जाता है। इनमें उल्फा का नाम आपने सुना होगा, टीवी में काफ़ी प्रख्यात है। ये एक समय था जब उल्फा बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान
करता था, बहुत ज़्यादा अटैक्स वगैरह किए जाते थे इसके। उल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये कुछ ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं जिनका आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेट, कौन सी स्टेट में कौन सा रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको खुद ब खुद याद कर लेना है। Now these rebellion organizations have been struggling for the demand of separate state। अब देखिए इनकी मांगे बड़ी पेचीदा रहती हैं, बड़ी अलग अलग रहती हैं। अब देखिए इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रही हैं। तो एक्चुअल में इनकी जो डिमांड्स है दे आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि इनकी ये सेटिस्फाइड नहीं है सरकार से या सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि जो नीतियाँ आपकी सही हैं उसको सरकार मानेगी। अब आप गलत नीतियों के लिए अपनी मर्जी मनवाएंगे तो फिर थोड़ी सरकार मानेगी। जैसे कि अब देखिए ये डिमांड जो यहाँ पर आपके सामने पहले मैं पढ़ रहा हूँ, जो हाईलाइट किया मैंने, सेपरेट स्टेट। अब सेपरेट स्टेट, अब भारत में अभी हर एक आदमी सेपरेट स्टेट मांगेगा तो क्या हम यहाँ पे फिर से 562 स्टेट्स बना दें क्या? बड़ी मुश्किल से सरदार पटेल ने मिलाकर इन स्टेट को भारत बनाया था, यूनियन ऑफ इंडिया बनाया था। तो क्या हम इसको फिर से अलग अलग कर दें? नॉट पॉसिबल। तो ये इनकी डिमांड है जो गलत है। दूसरा, टू सिक्योर देयर ओन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ऑन द क्वेश्चन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। अब देखिए इनकी डिमांड्स की बात देखें तो अब ये लोग चाहते हैं अपने पॉलिटिकल सुविधाओं के लिए कि भाई अगर हम अलग स्टेट बन जाएगी तो वहाँ पर हमारा ही रूल होगा। जो लोग डिमांड कर रहे हैं वही वहाँ के रूलर्स बनेंगे ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा, अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे वहाँ पे तो इनको बेनिफिट मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी इनके पास भाई। और मरने वाले तो वो बेचारे गरीब लोग ही होने वाले। और दूसरा, क्वेश्चंस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। अब इलीगल इमिग्रेशन यानी कि जो इलीगली बहुत सारे विदेशों से लोग, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और नियर बाय हमारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग बिना परमिशन के इलीगली भारत के अंदर इमिग्रेट कर जाते हैं। अब भाई ऐसा अगर हम लोगों को करने देंगे तो ये हमारा मुल्क है, हाँ आप आइए ना, यू आर मोस्ट वेलकम अगर आप परमिशन लेकर, क्योंकि भारतीय लोग भी तो विदेशों में रहते हैं जाके। आज हमारे भारत के लोग दुनिया के हर एक, विश्व के हर एक कंट्री के अंदर, शहर के अंदर मिलेंगे भारतीय आपको, लेकिन सब परमिशन लेकर जाइए। तो वहाँ पर जाकर आप एक इज्जत से काम करिए, रोटी कमाइए, कौन मना बोलता है। लेकिन अगर आप इलीगली किसी कंट्री के अंदर जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा उसको, और इवन वहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके सामने भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक की जो जानकारी है सरकार को नहीं होगी कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें दिक्कत आएगी। नाउ सो बिकॉज ऑफ इट इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स आर डैमेज। तो इन सब कारणों से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था को, देश की हर एक फील्ड में मतलब नुकसान हमें झेलना पड़ता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेरे ख्याल से बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है, जिसको हम कहते हैं टेररिज्म इन कश्मीर। कश्मीर जिसको हम धरती पर स्वर्ग भी कहते हैं, ये एक ऐसा स्वर्ग है जिसको हम कह सकते हैं कि टेररिस्ट ने जहन्नुम बनाने की कसम खा रखी है। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो दो देश बने थे जिनको हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के नाम से। अब आज़ाद होते ही आपको पता होगा, जो आप 9th में शायद 8th में भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। अब उस समय जो भारत जो था वो कंट्री नहीं बना था भी, यानी कि भारत के जो राजा थे सब अलग अलग, यानी 562 लगभग 562 जो स्टेट्स थी भारत के अंदर, वो सब अलग अलग रजवाड़े थे जिनको हम अलग अलग किंगडम्स कह सकते हैं। तो उन सब लोगों को कन्विंस किया गया कि भाई आप भारत के साथ रहिए, भारतीय यूनियन को ज्वाइन करिए, इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन इसको करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। लेकिन तुरंत ही आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और कश्मीर का काफ़ी हिस्सा जो था वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, ले लिया, और जिसको हम आज POK के नाम से जाना। आप न्यूज़ के अंदर रोज़ ही सुनते होंगे इस शब्द को, POK। ये क्या है POK? POK का फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर हमारा ऑक्यूपाई किया है, ले लिया है, उसको POK कहा जाता है। ये कश्मीर कब लिया गया? ये लिया गया था 1948 में, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे। तुरंत ही पाकिस्तान ने अटैक करके धोखे से कश्मीर का काफ़ी हिस्सा ले लिया था। उस समय हुआ क्या था कि जो कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था हरी सिंह, वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने को तैयार थे और उन्होंने लड़ाई की भी, लेकिन उनकी आर्मी जो थी वो पाकिस्तान की बड़ी आर्मी के सामने नहीं टिक पाई। इस कारण से पाकिस्तान था जल्द ही उसने कश्मीर का काफ़ी हिस्सा अपने अंदर मिला लिया, काफ़ी हिस्सा जीत लिया, जिसको आज हम POK के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर हरी सिंह ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि मुझे बचाया जाए, मेरी मदद की जाए।
तो भारत सरकार ने एक शर्त पे उनकी मदद करने की ठानी कि अगर हम आपको बचा लेते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो आप बदले में भारतीय यूनियन को ज्वाइन करोगे, यानी कि भारत के साथ आओगे। हरि सिंह ये बात मान गए और जैसे ही ये बात एक जब उस पर साइन करवाया गया एग्रीमेंट के ऊपर, उसके बाद तुरंत भारतीय फौजों को भेजा गया पाकिस्तान से लड़ने के लिए और पाकिस्तान को वापस खदेड़ दिया गया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और पाकिस्तान जो है कश्मीर का काफ़ी हिस्सा ले चुका था। इसी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो मेरा ही हिस्सा है। कश्मीर तो उसने आधा ले लिया हमारा वैसे तो POK के नाम से, और वैसे वो कह रहा है कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो भी मेरा ही है। अब ऐसे में कंटिन्यूस जो पाकिस्तान है वो कंटिन्यूस ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे जोर देता है ताकि भारत को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा सके। जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको आज भी युद्ध के द्वारा या किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना उसकी पहली मंशा रहती है। पाकिस्तान भारत पर अटैक भी कर चुका है कई बार और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो लगभग 1988 के बाद काफ़ी बढ़ गया था। टेररिस्ट जो थे वो लोगों को डराते थे, लोगों को जैसे कि उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सब जैसे कि किडनैपिंग। अब ये टेररिस्ट जो हैं, आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वहाँ पर बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। किडनैपिंग वगैरह जैसी घटनाएं हैं वो आम होती रहती हैं। किडनैपिंग हो गई, मर्डर्स हो गए, आप सुनते हैं ना रोज़ ही फलाने नेता को उड़ा दिया, ये कर दिया, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स वगैरह, ये आम ही हमें देखने को मिलती हैं। तो इनके द्वारा जो टेररिस्ट हैं वो अपनी गलत इच्छाओं को, गलत मंशाओं को अंजाम देते रहते हैं। इस कारण से जो कश्मीरी पंडितों की जो फैमिलीज़ थी, यानी कि कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर में रहते थे, उनको वहाँ से छोड़कर भारत के दूसरे हिस्सों में रहने आना पड़ा। हज़ारों की संख्या में ऐसी फैमिलीज़ जो थी कश्मीरी पंडितों की, वो रिफ्यूजीज़ के तौर पे हमारे कैंप्स के अंदर रहने लगी कश्मीर के बाहर। टेररिज्म इन कश्मीर इज़ सपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और टेररिज्म जो है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता है। वैसे मैं किसी का नाम अगर एज ए टीचर मुझे नहीं कहना चाहिए, बट इट इज़ ऑल ओपन कि भाई कौन है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वो क्लियरली देखा जा सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ सपोर्ट किया जाता है। अब इनकी जो इंटेंशन क्या है, अब टेररिस्ट क्या करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन क्या है? डर, इनस्टेबिलिटी, यानी कि भारत किसी तरीके से मतलब उलझा रहे। आप सुनिए ना, रोज ही टेलीविज़न खोलिए, हर रोज़, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई दिन होगा जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन ना किया हो। इतनी बार पिटने के बाद, इतनी बार धुलने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो फिर से वही एक कहावत सुनिए ना हम लोगों ने, कुत्ते की पूंछ को 12 साल नाली में डाल के रखा पाइप में और सोचा कि सीधी हो जाएगी, लेकिन जब पाइप निकाली 12 साल के बाद तो वो फिर टेढ़ी हो गई। तो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं हमारा जो रिश्ता हो इसी प्रकार का है। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट इनको किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। भारत एक शांतिप्रिय देश है, हमने बहुत बार पाकिस्तान के साथ बातचीत करके एक अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा दूसरी तरफ से कोशिश नहीं की जाती है। तो कुल मिला के जो टेररिस्ट हैं, इनकी एक ही मंशा है कि चारों तरफ डर होना चाहिए, इनस्टेबिलिटी, यानी कि देश के अंदर किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचना चाहिए भारत को। लेकिन भारत जो है वो भी पूरे दृढ़ निश्चय से, हम भी बहुत ही एक, वो कहते हैं ना, भारत की मिट्टी ही ऐसी है कि इसके लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो सहनशीलता से भरे हुए हैं कि हम हर एक मोर्चे पे पाकिस्तान को या टेररिस्ट्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। भारत ने वर्ल्ड में ही, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में टेररिज्म का अपोज किया है, भले वो किसी भी समय पर हुई हो एक्टिविटी। जैसे कि भले हम बात करें थोड़े समय पहले जो न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर अटैक हुआ था, भले वहाँ की बात हो, या फिर 9/11 जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे अटैक हुआ था अमेरिका में, उसकी बात हो, या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर टेररिस्ट जो हैं वो उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश। भले इवन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ साल पहले आपको याद होगा एक स्कूल के अंदर अटैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया था। तो ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि भले वो पाकिस्तान में अटैक हुआ या किसी भी देश के अंदर हुआ हो, हमने हमेशा ही उसकी निंदा की है, हमने उसके साथ हमेशा ही बड़ी कठोरता से पेश आए हैं हम लोग। तो ये हमारा एक तरीका रहा है टेररिज्म से लड़ने का। और टेररिज्म को अंत करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भारत के सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो सैनिक हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो इवन हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखकर यही होता है कि अगर आप गलत चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो उसका नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। आगे हमारा सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहली बात,
डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, इससे देश टूट जाता है। आप देखिए ना, काफ़ी सारे एक दूसरे के प्रति जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है। हम देश जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच जाता है टेररिज्म के कारण। टेररिज्म से लोगों के अंदर एक डर की भावना पैदा होती है, सस्पिशन यानी कि एक दूसरे पे शक की भावना पैदा हो जाती है लोगों को, क्योंकि एक माहौल ही ऐसा क्रिएट किया जाता है उस समय, जैसे कि डर बहुत होता है, रोबरी, लूट मार, वायलेंस, ये सब एक्टिविटीज़ ज़्यादातर चलने लगती हैं। इससे हर एक एज ग्रुप के लोगों को फ़र्क पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है वो होता है एजुकेशन के ऊपर, यानी कि स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। आप जाइए ना कश्मीर में, देखिए वहाँ के लोग जो बॉर्डर के एरियाज़ में जो गांव हैं वहाँ बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, पता नहीं कब कोई गोला आएगा और पाकिस्तान की तरफ से उस तरफ से आकर सीधा उस स्कूल पे, उस बिल्डिंग पे गिरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से बहुत मुश्किल से जीवन वहाँ पर पनप रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म म्यूचुअल फेथ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड डिमिनिश, यानी कि आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, भाईचारे की भावना है, वो खत्म हो जाती है। मैनी टाइम्स इट लीड्स टू कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल अरेंजमेंट्स आर शेड इनटू फ्रेगमेंट्स। कभी कभी इससे कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स यानी कि जातीय दंगे भी इससे होते हैं। कैओस, अनरेस्ट यानी कि चारों तरफ अफरा तफरी, एक डर का माहौल, इस तरह की जो मतलब सोसाइटी के अंदर ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शंस विद। जब देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा कि सपोज हमारे यहाँ पर एक अटैक हुआ हो, उसके बाद क्या हम दिवाली मना पाएंगे अच्छे से? ना। तो सेलिब्रेशंस वगैरह यानी कि एक सोशल लेवल पे अगर देखें वो सब खत्म हो जाता है। लोगों का इंटर रिलेशन जो है वो भी काफ़ी प्रभावित रहता है इस चीज़ से, यानी कि लोगों के रिलेशनशिप पे भी काफ़ी असर पड़ता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। ये हमने जो पढ़े ये थे सोशल इम्पैक्ट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में। बिकॉज ऑफ टेररिज्म कंडक्टिव एटमोसफियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज नॉट। अब देखिए चारों तरफ जब टेररिस्ट जो हैं, यानी कि टेररिज्म से देश पीड़ित है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। रीज़न इज़ व्हाट? रीज़न ये है आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, टेररिज्म। कि जहाँ पर टेररिज्म अटैक है बार बार, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वहाँ जाकर कुछ अपना इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने की नहीं सोचेंगे, जिससे उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा। बिजनेस नहीं लगाएंगे, वो इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे वहाँ पर, तो वो स्टेट पीछे रह जाएगी। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस इंडस्ट्री पीपल माइग्रेट टू। अब वहाँ पर बिजनेस इंडस्ट्रीज नहीं खोली जाएंगी तो क्या होगा? इससे लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। यानी कश्मीर के लोग आज पूरे भारत में काम कर रहे हैं आके बेचारे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको इंडस्ट्री में कुछ काम मिल नहीं रहा, बेरोजगारी है, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे काम करने के लिए? भारत के दूसरे पार्ट्स के अंदर उनको जाना पड़ता है। सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयज बिजनेसमैन। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी रहती हैं जो कि अमीर लोगों से, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे वो फिरौती मांगते हैं। एक्सटॉर्ट मतलब होता है, एक्सटॉर्शन बोलते हैं ना जिसको, फिरौती मांगना, यानी कि उनको किडनैप कर लेना और उनसे धमकी देकर लाखों करोड़ों रुपए लेना, जिसका उपयोग वो टेररिज्म में करेंगे। टेररिस्ट आर एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रहते हैं। एंटी सोशल मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो समाज के खिलाफ हो, जैसे कि ड्रग्स। अभी ड्रग्स का केस काफ़ी आपको समझ आ गया होगा कैसे ये होता है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती को काफ़ी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि ड्रग्स किस तरह से सप्लाई की जाती है, फिर ब्लैक मनी की बात की जाए, तो ये सब समस्याएं जो हैं ये टेररिस्ट जो है इन सब को, इन एक्टिविटी को करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को, डेवलपमेंट को बाधित करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन कंट्री। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम भारत जैसे देश के अंदर आ सकती है। टेररिस्ट डिस्ट्रॉयड रेलवे, रेडियो स्टेशंस, रोड्स। अब टेररिस्ट जो उनका काम क्या है भाई? उनका काम कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ उजाड़ना है। तो वो रेलवे हो गए, रेडियो स्टेशंस हो गए, रोड्स, ब्रिजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यानी कि जो भी चीज़ उनके सामने आती है, जिस भी चीज़ को वो चाहते हैं जिससे नुकसान हो सकता है, भले वो कुछ भी है, वो नुकसान करके सरकार को एक ज़बरदस्त नुकसान देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब इन सब चीज़ों को बनाने में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, और जब ये चीज़ें टूट जाती हैं, इनको नुकसान पहुंचता है, तो फिर से जल्द इसको बनाने के लिए फिर खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरीके से देश का पैसा जो है वो वेस्ट होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज़ फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है सेफ्टी और प्रोटेक्शन के। अब देखिए देश की सीमाओं पे आज हम मतलब फेंसिंग बना रहे हैं,
एरोप्लेन्स खरीद रहे हैं, फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, मतलब डिफेंस पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर। अगर हमें खतरा नहीं हो तो हम क्यों सेफ्टी पे, इन चीज़ों पे खर्चा करें, और जो भी पैसा हम वहाँ वेस्ट कर रहे हैं उसका उपयोग हम देश की डेवलपमेंट में कर सकते हैं और हमारी वो समस्याएँ जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, इनको हम ख़त्म करने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ हमें सुरक्षा कारणों से हमें ये सब करना पड़ता है। As a result of terrorism, state and national transportation industry, tourism industry have to suffer a great loss. अब टेररिज्म के कारण स्टेट और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पे भी असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे, इवन टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहती है। आज देखिए कश्मीर जो कि धरती पर स्वर्ग है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हम देखें तो वहाँ पर जो इतना ज़्यादा नुकसान होता है, टेररिस्ट का इतना डर रहता है कि वहाँ जाकर हमें अपनी जान एक बार जोखिम में डालनी पड़ती है, यानी कि सेफ्टी के लिए हमें देखना पड़ता है सब चीज़ें। तो ऐसे में मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेररिज्म है वो सोशली और इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा इट इज़ नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसलिए इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। पता नहीं कब सॉल्व होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या भी इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सोशल की बुक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए, आपको मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई वीडियो आपको स्पेशली चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो वो भी मुझे सजेस्ट करिए, आपको वो भी जल्दी मिलेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।